हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CN क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के, जैसे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, मैटर, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेजरमेंट्स, SI यूनिट्स और साथ ही मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री क्या है। द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड chemistry. Chemistry is often called the central science because of its role in connecting the physical sciences, which include chemistry, with the life science and applied science. लाइफ साइंस क्या होती है? मेडिसिन और अप्लाइड साइंस इंजीनियरिंग। तो एक तरह से केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लाइफ साइंस और अप्लाइड साइंस दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर वेरियस ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कई सारे ब्रांच होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द वे इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन इट्स इन्फ्लुएंस, their chemical structure, properties and reactions। ठीक है, सेकेंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the structure, composition and behavior of all the substances other than कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स। कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में जो केमिस्ट्री का ब्रांच बताता है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपोजिट होता है। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज उन कंपाउंड्स का बताता है जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और इसके अलावा जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड हो। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग बींग्स। जो भी सजीव चीज़ें होती हैं उनके सेल्स और उनके केमिकल प्रोसेस के बारे में जो बताता है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिफ्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विथ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस के बारे में, सेपरेशन के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, कंपोजिशन, या फिर मतलब कि वो सब्सटेंस किन किन चीज़ों को कंबाइन करके बना है, ये सारी चीज़ें हम जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से ही। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोसेसेस मास। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसमें मास होता है उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, सॉलिड जो होता है इट पोसेसेस ए डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है। लिक्विड का शेप इनडिफिनिट होता है और वॉल्यूम डिफिनिट होता है।
गैस के वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता, लिक्विड फ्लो हो सकता है, और गैस जो है वो सारे डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर रेगुलर एंड अरेंज्ड क्लोजली। जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो रेगुलर होते हैं और क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। हालांकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोर स्पार्सली, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा ही दूर दूर होते हैं। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो कम होता है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो 3 स्टेट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब कि उसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी मैटर को। जैसे यहाँ पे 6 डिफिनीशंस हैं जो सिर्फ आप इस फिगर को देख के ही समझ जाओगे। जैसे गैस को जब हम सॉलिड में चेंज करते हैं, गैस को जब हम सॉलिड, एरो की वजह से आप देख पाएंगे, ठीक है, गैस को जब हम सॉलिड में चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, और जब सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। फिर जब हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, और सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसको मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न कहा जाता है, और अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जाए तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, तो आप बस इससे आप इस फिगर से ही कई सारे डिफिनीशंस याद कर लेंगे। जैसे द प्रोसेस by which gas is converted into liquid is called condensation. The process by which liquid is converted in gaseous state is called vaporization. इस तरह से आप 6 डिफिनीशंस याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। बड़े स्तर पे तो पहला तो था कि मैटर के 3 पार्ट हो गए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब उसके वो छोटे स्तर पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया था। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब कि बड़े स्तर पे, अगर बृहद स्तर पे देखा जाए तो क्लासिफिकेशन मैटर का हम करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैटर दो फॉर्म में होता है, एक तो मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। फिर इसको सब डिवाइड किया गया है। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसी तरह से प्योर सब्सटेंसेस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड, है ना। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। ए मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट एट एनी रेशियो। मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं और वो सब्सटेंस किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्सड विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जिसमें जो सब्सटेंसेज होते हैं वो पूरी तरह से मिक्स हो गए रहते हैं, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, ठीक है, जिसमें सब्सटेंसेस पूरी तरह से मिक्स हो गए रहते हैं, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर में सिर्फ एक ही फेज होता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन को हम अगर पानी में अगर चीनी को घोल दें तो देखेंगे कि वो पूरी तरह से उसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है और वो सिर्फ एक ही फेज में, उसमें अलग अलग फेज नहीं होते। जैसे अगर हम बालू और पानी को मिला दें तो उसमें 2
फेज बन जाते हैं, एक सॉलिड वाला एक लिक्विड वाला फेज बन जाता है, क्योंकि बालू जो होता है उसमें पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें सिर्फ एक फेज होता है और उसके जो भी सब्सटेंसेज होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो गए रहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में आ सकता है शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, एयर एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर the composition is not uniform throughout and sometimes the different phases can be observed। इसमें जो फेजेस होते हैं वो एक से ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर, बालू और पानी का मिक्सचर, ग्रेन्स एंड पल्सेस, दाल में कुछ कंकड़ मिल गए हों वो भी हेट्रोजीनियस ही होगा, अलोंग विथ सम डर्ट। जो भी दाने होते हैं अनाज के या फिर दाल जो होती है या फिर जैसे एक तरह से ऐसा मिक्सर जिसमें जो पूरी तरह से मिक्स ना हुआ हो, जिसको हम लोग ऐसे आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। ऐसा मटेरियल जिसमें सिर्फ एक सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट देखेंगे पहला, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक तरह से प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखें तो एलिमेंट को 3 क्लास में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड्स। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, साथ ही मेटलॉइड के बारे में भी। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो 2 मेटल्स को मिला करके जो बनाए जाते हैं उसको मेटलॉइड्स कहते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा उसमें सारे एलिमेंट्स इन्हीं 3 ग्रुपों में डिवाइड किए गए हैं और गैस भी है जो कि नॉन मेटल में आते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट तो हो गया एलिमेंट, सेकंड है कंपाउंड। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी एक तरह से प्योर सब्सटेंस ही होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास। जो फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, हमने मिक्सचर के बारे में क्या पढ़ा था कि उसमें फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। अगर फिक्स प्रोपोर्शन में हो गए तो वो हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिल करके बना होता है उसकी प्रॉपर्टी उन दोनों एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिल करके बना होता है तो उन एलिमेंट्स से कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। जैसे पिछले वीडियो में हमने बता रखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी दोनों कंप्लीटली अलग होगी वाटर की प्रॉपर्टी से। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। अगर वाटर बन गया है तो उसको उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है, उसको किसी फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग करना भी हुआ तो उसको हम केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके कुछ स्पेशल उसकी प्रॉपर्टीज, कुछ गुण होते हैं। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जिसको मेजर किया जा सकता है, जैसे कि कलर, ऑर्डर, किसी चीज़ का रंग कैसा है, उसका गंध कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मेजर की जा सकती हैं जो एक फिक्स क्वांटिटी में आती है। इन सबको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, ठीक है। सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच ए केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस ऑकर्स। अगर किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है तो उसको हम कहेंगे उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज विच इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एट्सेट्रा। अगर हम देखें तो किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी जो वो प्रॉपर्टी कही जाएगी जिसमें हम बताएंगे कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, या फिर वो कम्बस्टिबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें केमिकल प्रोसेस हो, केमिकल चेंज हो, तो उसको हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट में आता है सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़। जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसी को हम मेज़र कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तो मेज़र नहीं कह सकते, उसको उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ऑल सच क्वांटिटीज़ विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडीज़। जितने भी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो साइंटिफिक स्टडीज़ करते टाइम दिखती हैं, called physical quantities. The measurement of any physical quantity consist of two parts. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेज़र किया जाए तो उसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है नंबर और सेकंड होता है यूनिट। अब इसको हम देखेंगे कि कैसे नंबर और यूनिट होता है, ठीक है। कैसे नंबर और यूनिट देख करके हम मेज़रमेंट बता सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आप बाज़ार गए और वहाँ से 2 किलो आलू खरीद के लेके आए, तो 2 kg हमने कहा क्या, 2 किलो आलू मतलब 2 kg। 2 kg यहाँ पे हम देखेंगे kg क्या है, ये एक तरह से यूनिट है, और 2 क्या है, नंबर है। तो इस तरह से हम जो भी मेजरमेंट बताएंगे, जैसे 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, और 5 नंबर हो गया, है ना। तो मेजरमेंट में क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें होती हैं, एक तो नंबर होता है और दूसरा होता है यूनिट। तो नंबर तो आप जान सकते हो कि जो भी होल नंबर या नेचुरल नंबर इसमें हम लेंगे, और यूनिट, अब हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। A unit is defined as the standard of reference chosen to measure any physical quantity. सारे physical quantity जो होती हैं उनसे लगभग सबकी यूनिट एक सी नहीं होती। जैसे अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना है तो उसके लिए हम अलग यूनिट यूज़ करेंगे, मास मेज़र करना है तो उसके लिए अलग यूनिट यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करना है तो उसके लिए अलग यूनिट होती है। इस तरह से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है SI यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका फुल फॉर्म है SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। वाज इस्टेब्लिश्ड बाई द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर विच वाज साइंड इन पेरिस इन 1875। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1875 में, कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है। द SI सिस्टम है 7 बेस यूनिट, इसके 7 बेस यूनिट होते हैं, और बाकी के जो यूनिट होते हैं इन बेस यूनिट से डिराइव्ड किए जाते हैं, ठीक है। एंड दे आर लिस्टेड इन बेस यूनिट्स एंड दे आर लिस्टेड इन द गिवन टेबल। मैंने टेबल बना रखा है, इसमें दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट है यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, है ना। और मीटर कहाँ से लिया गया है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। लाइट के द्वारा वैक्यूम में ट्रेवल किया गया जो डिस्टेंस है, कितने टाइम में डिस्टेंस, 1 इतने सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, उस मेजरमेंट को हमने एक यूनिट बना दिया जिसको हम कहेंगे 1 मीटर, ठीक है।
सेकेंड है यूनिट ऑफ मास। तो यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोटोटाइप यूज़ किया गया है उसका जो उसके इक्वल होता है 1 किलोग्राम। ठीक है। थर्ड है यूनिट ऑफ टाइम, वो क्या है? सेकेंड। फोर्थ है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, वो है एम्पियर। फिफ्थ है यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर। यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर क्या हो जाएगा? केल्विन। डिग्री सेल्सियस जो होता है वो एसआई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, एसआई यूनिट होता है केल्विन। और यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है उसको हम मेजर करते हैं मोल में। और यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो होता है कैंडेला। इस तरह से 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। बाकी की जो भी यूनिट्स होती हैं वो इससे डिराइव्ड की जाती हैं। जैसे हम लोग यूनिट क्या होता है, तो स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं या फिर मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। तो यहाँ पे मीटर और सेकेंड 2 यूनिट से ये डिराइव किया गया है, जो कि दोनों यूनिट्स क्या हैं? मीटर और सेकेंड। ये दोनों ये एसआई की एसआई यूनिट की जो बेसिक यूनिट्स हैं उनमें से हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सारे के सारे इन 7 यूनिट से डिराइव्ड किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मास और वेट। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी सब्सटेंस का मास, उसमें जो मैटर होता है उसकी अमाउंट होती है, जबकि वेट जो होता है वो फोर्स होता है एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो वेट होता है। द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। किसी सब्सटेंस का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है और वेट कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने पे ग्रेविटी में भी चेंजिंग आती है। ठीक है, जिसकी वजह से वेट जो होता है में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने पे वेरी कर सकता है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, जबकि द एसआई डिराइव्ड यूनिट ऑफ वेट, वेट का एसआई डिराइव्ड यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। किसी 3 डायमेंशनल स्पेस की क्वांटिटी जो होती है वो इनक्लोज्ड बाय सम क्लोज्ड बाउंड्री, जो कुछ क्लोज बाउंड्रीज से घिरी हुई हो 3 डायमेंशनल स्पेस, उसकी क्वांटिटी को हम वॉल्यूम कहेंगे। द एसआई डिराइव्ड यूनिट फॉर वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का एसआई डिराइव्ड यूनिट जो होता है वो क्यूबिक मीटर होता है, जिसको हम मीटर क्यूब से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और इसका अगर छोटा यूनिट देखा जाए तो सेंटीमीटर क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंटेड बाई, इसको हम प्रेजेंट करते हैं रो सिंबल से। इस सिंबल को हम कहते हैं रो। एसआई डिराइव्ड यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। जो एसआई डिराइव्ड यूनिट होता है डेंसिटी का वो होता है केजी पर मीटर क्यूब, जिसको हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेचर होता है। दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस द कॉमन नोशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड, जो हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 कॉमन स्केल्स हैं। पहला है डिग्री सेल्सियस, सेकेंड डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। ठीक है। द टेम्परेचर ऑन 2 स्केल्स, अगर 2 स्केल्स, टेम्परेचर के 2 स्केल्स जो होते हैं, कोई भी 2 स्केल्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो उस रिलेशन को दिखाने के लिए यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जिससे एक स्केल से दूसरे स्केल में हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को अगर चेंज करना हो तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक दूसरे को चेंज करना हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये वीडियो ख़त्म हुआ और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।